हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी के यूपी टेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी यूपी टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और देखिए प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए जितनी भी मेरी क्लास हो चुकी है सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। देखिए एसएसटी में पूछा जाता है, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबका एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए समझते हैं। देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। और देखिए अपने गुरु आचार्य चाणक्य कौटिल्य की सहायता से की थी। और देखिए मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके इस साम्राज्य की नींव रखी थी। तो मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और देखिए अंतिम शासक घनानंद को हराकर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौटिल्य चाणक्य जो थे प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के। तो याद रखिएगा। देखिए आपकी क्लास टॉपिक वाइज चलने वाली है, तो आज प्रथम साम्राज्य से क्वेश्चन लिए हैं, तो देखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए कौटिल्य जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने और एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में मार्गदर्शन प्रदान किया था। और देखिए कौटिल्य ने प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है तो भूपर्पटी कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्वती क्रस्ट कहा जाता है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्वती और क्रस्ट कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी और ठोस और पतली परत होती है जिस पर हम रहते हैं। और देखिए यह परत महाद्वीपों के नीचे लगभग 70 किलोमीटर और महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर तक मोटी होती है। और देखिए जो मुख्य रूप से आग्नेय और असादी और कायंत्री चट्टानों से बनी होती है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको करवा रहे हैं, ये नहीं कि कहीं से भी आपको करवा दे रहे हैं। तो जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं तो उसको जाके जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में बन चुकी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 NH और 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 10 NH 10 यह राजमार्ग सिक्किम की राजधानी गंगटोक को पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से जोड़ता है, और यह राज्य की जीवन रेखा लाइफलाइन माना जाता है। पहले इस मार्ग को NH 31 के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 10 NH के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे
इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। और देखिए यह मानसून भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% से 86% हिस्सा प्रदान करता है। और देखिए यह ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक चलती है। और देखिए उत्तर पूर्वी मानसून का कब से कब चलता है, तो यह मुख्य रूप से शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के दौरान आता है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और केरल जैसे दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर से फरवरी के दौरान आता है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और केरल में दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराता है। और देखिए पीछे हटता हुआ मानसून तो कब से कब चलता है, तो पीछे हटता हुआ मानसून इसे निम्नवर्तित मानसून भी कहा जाता है, जो सितंबर के अंत में अक्टूबर के आसपास शुरू होता है। इसके कारण मुख्य रूप से कोरोमंडल तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर भारी वर्षा होती है। और देखिए चक्रवर्ती वर्षा क्या होती है, तो चक्रवर्ती वर्षा होती है तो यह वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है, जो अक्सर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उत्पन्न होती है और मुख्य रूप से तटीय राज्यों जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करती है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, सबके बारे में देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वह हो जाएगा यहाँ पे कौटिल्य हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए यह ग्रंथ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, जो मुख्य रूप से राजनीति, अर्थनीति, सैन्य रणनीति और शासन कला पर आधारित है। तो देखिए, और कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। तो देखिए कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। और देखिए सेलूकस यह सिकंदर का सेनापति था, जिसने बाद में सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की थी। और देखिए मेगास्थनीज क्या थे, तो मेगास्थनीज यह सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए मेगास्थनीज यह सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, इंडिका लिखी थी। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। देखिए विशाखा दत्त के बारे में जानते हैं। तो विशाखा दत्त यह एक प्रसिद्ध नाटककार थे, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की थी। तो विशाखा दत्त की एक प्रसिद्ध नाटक पुस्तक है तो मुद्रा राक्षस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो पहला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। देखिए समझते हैं, यह युद्ध कब हुआ था, उसका क्या समय है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच यह युद्ध हुआ था। तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और देखिए इसका परिणाम क्या हुआ था, तो इसका परिणाम इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी, जिसके बाद दोनों शासकों के बीच 303 ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी। तो क्या शर्त थी, देखिएगा। देखिए संधि हुई थी तो क्या शर्तें रखी गई थी संधि में। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। और देखिए दहेज के रूप में चंद्रगुप्त को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुए थे। तो दहेज के रूप में चंद्रगुप्त को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुए थे। तो अकोर्सिया, कंधार और जेड्रोसिया, बलूचिस्तान, एरिया, हेरत और काबुल। और देखिए बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी उपहार दिए थे। तो बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी उपहार दिए थे। और देखिए सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया था।
तो सेलूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी है, प्रसिद्ध पुस्तक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? देखिए अभी वही क्वेश्चन करवाए हैं थ्योरी का, तो देखिए तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो देखिए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सेलूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था, जिसे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अभी वही आपको थ्योरी करवा रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे, जिन्हें सेलूकस प्रथम निकेटर ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और उनकी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो वह हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो 261 ईसा पूर्व में किया था। देखिए सम्राट अशोक ने राज अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने धर्म का मार्ग अपना लिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो वह हो जाएगा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको जो थ्योरी करवा रहे हैं उसी में से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। और देखिए भीषण नरसंहार और रक्तपात ने सम्राट अशोक के हृदय को गहराई से झकझोर दिया था। और देखिए इस युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और शांति व करुणा की तलाश में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो वह हो जाएगा उपगुप्त ने। यहाँ भी इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी तो उपगुप्त ने। देखिए उपगुप्त को अशोक का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दीक्षा दी थी और देखिए धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। और देखिए भद्रबाहु एक प्रसिद्ध जैन मुनि थे, जिन्होंने अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था। और देखिए चाणक्य कौटिल्य इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य कौटिल्य को इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिए चाणक्य इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। और देखिए राधागुप्त क्या थे? तो राधागुप्त ये सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक की सहायता की थी। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था तो अशोक ने बनवाया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। देखिए अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था। वह मौर्य साम्राज्य के एक महान सम्राट थे। तो अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था और वह मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक थे। और देखिए जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इनके प्रचार
प्रसार के लिए भारत भर कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया गया है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तक्षशिला था। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, तक्षशिला उस समय का विश्व प्रसिद्ध विद्यालय था जहाँ पूरे विश्व से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। और देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य कौटिल्य का संबंध भी इसी केंद्र से था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था तो वह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 में पढ़ा था। यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक उत्तराधिकारी थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। और देखिए, अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। देखिए, ब्राह्मी जो पूरे भारत में है, और खरोष्टी जो उत्तर पश्चिम भारत में है, और अरामाइक और यूनानी जो अफगानिस्तान क्षेत्र में है। और देखिए, अशोक के शिलालेख किन किन स्थानों पर मिलते हैं? तो किस संख्या में मिलते हैं? इनकी संख्या 14 है और जो 8 अलग अलग स्थानो61 से प्राप्त हुए हैं। और देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है जो 261 ईसा पूर्व और उसके बाद हुए उनके हृदय परिवर्तन का विस्तार से वर्णन करता है। और देखिए, और धम्म के बारे में देखिए, अशोक के धम्म के बारे में, अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था और जो किसी धर्म विशेष के बजाय एक नैतिक संहिता थी जिसमें बड़ों का आदर और अहिंसा पर जोर दिया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। देखिए, इतिहास और कन्नड़ की राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने ही कश्मीर में विशेषतः झेलम नदी के तट पर श्रीनगर नामक शहर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन पॉलिटी का है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तीनों का क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, भारतीय संविधान ने संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से अपनाई थी? तो भारतीय संविधान ने संसदीय प्रणाली किस संविधान से अपनाई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन और यूके से। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता और कानून का शासन जैसे प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वह हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और देखिए, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इस दायित्व को निभाते हैं। और देखिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो पंचायतों के संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 73वां संशोधन संविधान हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया था। और देखिए, यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था और जिसके द्वारा संविधान में भाग 9 और 11 भी अनुसूची जोड़ी गई थी। और देखिए, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाएगा बृहदर्थ था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। देखिए, समझते हैं। देखिए, बृहदर्थ ने 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और देखिए, बृहदर्थ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य परेड के दौरान कर दी थी। तो बृहदर्थ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी। और देखिए, शुंग वंश की स्थापना बृहदर्थ की मृत्यु के बाद पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना बृहदर्थ की मृत्यु के बाद पुष्यमित्र ने की थी। और देखिए, मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया था और शुंग साम्राज्य की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वह हो जाएगा प्राकृत भाषा थी। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ये अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और देखिए, हालांकि पश्चिम उत्तर भारत में खरोष्टी, अफगानिस्तान में ग्रीक तथा अरामी भाषाओं का उपयोग भी किया गया था। और देखिए, आम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए प्राकृत सबसे उपयुक्त भाषा थी। तो आम जनता तक पहुंचाने के लिए देखिए, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वह हो जाएगा मास्की और गुर्जरा में। यहाँ पे इसका राइट आंसर, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मास्की यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। तो मास्की यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसमें अशोक का नाम देवानामपीर अशोकस मिलता है। और देखिए, गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यहाँ उन्हें अशोक राजस, अशोका राज के रूप में संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तक्षशिला में हुआ था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, तक्षशिला मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। देखिए, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान यहाँ की जनता ने मंत्रियों के कुप्रशासन और अत्याचार के विरुद्ध को 2 बार विद्रोह किया था। और देखिए, प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, जिसने सफलतापूर्वक शांति स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, यह काफ़ी बार क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे भारत और श्रीलंका को। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच स्थित है। यह एक संकीर्ण समुद्री जल क्षेत्र है। यहाँ बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला हो जाएगी पर्वत, वह हो जाएगी अरावली हो जाएगी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। और देखिए, यह मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल मानी जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कपास मिट्टी को इसे रेगुन मिट्टी, काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास मिट्टी को इसे रेगुन मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, जो कपास की फसल के लिए बेहतर जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान कर को घटाकर कितना कर दिया था? तो अशोक ने लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान कर को घटाकर कितना कर दिया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर तीसरा हो जाएगा 1/8 कर दिया था। यहाँ पे इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। देखिए, अपनी धम्म यात्रा के दौरान जब अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां के धार्मिक महत्व को देखते हुए गांव को बलि धार्मिक कर से मुक्त कर दिया था। और देखिए, भू राजस्व भाग को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। इस बात का उल्लेख अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख से मिलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कौटिल्य ने किया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 30 क्वेश्चन में से कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और अपनी तैयारी को इतना बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका देखिए यूपी टेट क्लियर हो सके। नहीं तो देखिए, यूपी टेट इतने दिनों बाद आ रहा है, बार बार नहीं आता है, इसलिए जी जान लगा दीजिए और अपना यूपी टेट क्लियर कर लीजिए। देखिए, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन प्राचीन भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही बने हैं तो वो भी बताइएगा। और देखिए, कल आपकी प्रैक्टिस सेट चलने वाली है क्लास की, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो देखिएगा। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।